हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रैट इंडिया के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। भारतीय एमआरएफए प्रतियोगिता अंतहीन रूप से खींच रही है क्योंकि ये अपने अधिक महत्वपूर्ण दूसरे चरण आरएफक्यू चरण में जाने के लिए संघर्ष कर रही है, जिसे सेलेक्टेड विक्रेताओं को जारी किया जाएगा। भारतीय वायुसेना इन 114 जेट विमानों को न्यूनतम आवश्यक स्क्वाड्रन स्तर बनाए रखने के लिए एडमेंट है। प्रतियोगिता में भारतीय निर्मित जेट भी प्रतिस्पर्धी के रूप में हो सकते हैं, जब यह आने वाले 5 से 6 वर्षों में आरएफक्यू चरण तक पहुंच जाएगा। एमआरएफए प्रतियोगिता अधिक जटिल हो गई है क्योंकि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट एमआरएफए कार्यक्रम को 114 जेट की घोषित आवश्यकता को पूरा करने के लिए विभिन्न खरीद मॉडल के तहत 2 भागों में विभाजित किया जा रहा है। संशोधित खरीद अवधारणा के तहत एमआरएफए के पहले भाग या चरण में रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया डीएपी के बाय ग्लोबल भारत में निर्माण श्रेणी के तहत 54 विदेशी जेट की खरीद शामिल होगी, जिसमें अनुबंध विदेशी ओईएम को दिया जाएगा। इनमें से 18 को ओईएम से फ्लाईअवे कंडीशन में खरीदा जाएगा, जबकि 36 का निर्माण ओईएम द्वारा चुने गए स्थानीय पार्टनर द्वारा भारत में किया जाएगा। यह पार्टनर प्राइवेट सेक्टर से होगा। आईएएफ रक्षा अधिग्रहण परिषद से चरण के लिए आवश्यकता की शीघ्र स्वीकृति एओन पर जोर दे रहा है और 2022 के अंत तक आरएफपी जारी करने का लक्ष्य रखता है। सूत्रों ने खुलासा किया कि एमआरएफए का भाग 2 अभी एक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक अवधारणा है। इसमें भाग के लिए ओईएम द्वारा चुने गए भारतीय उत्पादन भागीदार से 60 जेट की खरीद शामिल है। भाग 2 खरीद मॉडल भारतीय खरीदे होगा, जिसमें भारतीय उत्पादन एजेंसी अनुबंध जारी करने के लिए प्रमुख होगी। ओईएम नए स्प्लिट एमआरएफए प्रोग्राम को लेकर उत्साहित नहीं है। उनके अनुसार चरण 2 की कोई निश्चितता नहीं है, जिसका अर्थ है कि भारत में असेंबली लाइन स्थापित करने की लागत को केवल 54 विमानों 114 के बजाय पर परिशोधित करना होगा, जिनमें से केवल 36 का निर्माण भारत में किया जाएगा। इससे लागत काफी बढ़ जाएगी और भारत के लिए एमआरएफए बहुत महंगा हो जाएगा। 2025 तक मिग 21 को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के साथ तेजस MK-1A का इंडक्शन 2024 तक शुरू हो जाएगा। भारतीय वायुसेना के स्क्वाड्रन का स्तर और कम हो जाएगा और 2 मोर्चे पर तैनाती के लिए अपर्याप्त होगा। अच्छी खबर यह है कि तेजस MK-2 और अमका के विकास की रेस को सरकार द्वारा आवश्यक निधि की मंजूरी के साथ उठाया गया है। जब तक एमआरएफए सिलेक्शन स्टेज तक पहुंच जाएगा, तब तक HAL तेजस MK-2 और अमका के रोल आउट स्टार्ट कर देगा। इंडियन डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट में कुछ अधिकारियों के बीच यह विचार रहा है कि आईएएफ के पास इसके ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए कम से कम राफेल जेट के 4 स्क्वाड्रन होने चाहिए। उन्हें लगता है कि यह सबसे सस्ता विकल्प होगा क्योंकि सभी भारत स्पेसिफिक विकास के लिए अनुसंधान और विकास की लागत को पहले ही कवर किया जा चुका है और पिछली निविदा के दौरान बुनियादी ढांचे का विकास किया गया है। अगर हम एमआरएफए टेंडर को देखें तो भारत एक मल्टीरोल फाइटर की तलाश में है, इसलिए F-15EX और यूरो फाइटर टाइफून जैसे एयर डोमिनेंस वाले फाइटर पर विचार नहीं किया जाएगा। तकनीकी कारणों से रूसी लड़ाकू विमानों पर विचार नहीं किया जाएगा और समकालीन लड़ाकू LCA तेजस के कारण साब की ग्रिपेन NG पर विचार नहीं किया जाएगा। F-21 और राफेल के बीच स्पष्ट लाभ राफेल को जाता है क्योंकि यह एक नव विकसित मल्टी इंजन फाइटर है और F-21 की तरह फेसलिफ्ट फाइटर नहीं है। एक और बात यह है कि राफेल स्पेसिफिक बुनियादी ढांचा पहले से ही है। अगर हमें इतने लंबे विचार विमर्श के बाद राफेल ही चुनना है, तो फिलहाल स्क्वाड्रन की ताकत बनाए रखने के लिए सरकार से सरकारी सौदे में अतिरिक्त राफेल लड़ाकू विमानों की सीधी खरीद के लिए जाना बेहतर है। उस प्रक्रिया में बहुत समय और पैसा बचाया जा सकता है, जिसका उपयोग हमारे अपने 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू अमका और मध्यम लड़ाकू विमान विकसित करने के लिए किया जा सकता है। वीडियो को अभी तक देखने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।